Hey guys, welcome back to Kaizen Capital. I hope you all are doing well. So सबसे पहली वीडियो हमने जो कवर करी थी वो थी डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग। कितने दिन में आप अपने सप्लायर की पेमेंट करते हो। फिर हमने डिस्कस किया इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, जिसको कहते हैं डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। मैंने सेकंड वीडियो का टाइटल थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। तो डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बताता है जो आपने रॉ मटेरियल बनाया, उसे प्रोसेस किया या फिर रॉ मटेरियल खरीदा, उसे प्रोसेस किया और फिनिश गुड्स बनाया, वो फिनिश गुड्स आपके गोडाउन में कितने दिन तक रहता है, वो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड IHP या डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग DIO बताता है। और आज का जो थर्ड टॉपिक है दैट इज डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। तो अभी मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज द सीरीज ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। ये बैंकर जैसे एनालाइज करते हैं हम वैसे भी करेंगे। वैसा तो आपको मैं समझा ही रहा हूँ, बट आप स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाने जाओगे या फिर स्टॉक मार्केट में कल को आप किसी बिग फोर में काम करो या किसी कंपनी में काम करो, FP&A डोमेन होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। उस डोमेन में काम करो, ऑडिट में काम करो, फॉरेंसिक अकाउंटेंट बनो, फॉरेंसिक ऑडिटर बनो या फिर क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करो, तो ये वीडियोस आपके बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है डे सेल्स आउटस्टैंडिंग। वर्किंग कैपिटल की सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले समझो डेज मतलब दिन, वो तो सिंपल है, वो पहले मैंने पहली वीडियो में बता देता। सेल्स क्या होती है? सेल्स यानी आपने माल जब बेचा। अब माल दो प्रकार से बिकता है, या तो वो कैश में माल बिकेगा या क्रेडिट में माल बिकेगा। क्रेडिट मतलब हिंदी में बोलूं तो उधार, और कैश मतलब नकद। अब नकद जरूरी नहीं है कि नकद दिया, बैंक में भी आ सकता है। तो यानी आपको मोटा मोटा पैसा मिल गया है, चाहे वो बैंक में आए चाहे वो नकद आए। अच्छा ठीक है, अब इसमें बात होगी क्रेडिट की केवल। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जो आपने सेल करी वहां का पैसा तो मिल ही गया ना, अब उसमें माथापच्ची करनी क्यों है? माथापच्ची करने वाला खेल यहाँ है क्रेडिट, यानी यहाँ आपके अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेट होंगे। अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, ज्यादा अच्छी राइटिंग लिखूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अकाउंट रिसीवेबल्स AR, जैसे आप एसेंचर विप्रो इन सब में काम करोगे ना, तो वहां पे एक डोमेन होता है AP, अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट होता है। एक होता है अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट, फिर ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। इस तरह से डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये भी एक डिपार्टमेंट आपको मैंने बताया। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल मतलब कल को जहां से पैसा आना है, आना है क्या? पैसा। ठीक है भाई, कल से पैसा आना है, यानी इसको हम कह सकते हैं डेटर। ओहो अच्छा, डेटर मतलब जहां पे हमारा पैसा अटका हुआ है, डेटर्स। डेटर्स, अब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो ना आप, तो भी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। पेबल कौन थे? जिनको पैसा देना है, क्रेडिटर। और डेटर कौन है? जिनसे पैसा लेना है, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल, जो हमें देना है। अकाउंट रिसीवेबल जहां से पैसा आना है। अच्छा ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो है एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल। ओ अच्छा, इंटू 365 डेज। 365 क्यों भाई? एक दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं। 366 मत लेना, लीप ईयर का ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो लीप ईयर हो ना हो, 365 ही माना करो भाई तुम। ठीक है, अब एवरेज रिसीवेबल्स क्यों? मैं आपको फिर बताया था, ये लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? ECG मशीन तरह, कभी ऊपर डाउन, कभी आप हाई में पहुंच जाते हो, सक्सेस मिलती है, कभी फेलियर, फिर सक्सेस फिर फेलियर, कभी सीधा चलता है, ना सक्सेस ना फेलियर। तो इस तरह से लाइफ चलती है। उसी प्रकार जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक ऐसा चलता है। इसलिए एवरेज स्टॉक निकालता हमने पहले सेकंड वीडियो में, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में एवरेज इन्वेंट्री निकालती है, एवरेज स्टॉक, एक ही बात है। और अब एवरेज रिसीवेबल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कभी आपका डेटर बढ़ रहा है, उन्होंने पैसा दिया, फिर डेटर कम हो गए, फिर डेटर में पैसा अटक गए, फिर बढ़ गए, फिर कम हो गए, फिर बढ़ गए, फिर कम हो गए, ऐसे करके आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। जबकि क्रेडिट सेल कभी फ्लक्चुएटिंग नहीं होती, सेल करी बात खत्म। आज की डेट में सेल कितनी है पता लग जाएगा, लेकिन आज की डेट में डेटर्स कितने हैं वो बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई आज तो हो सकता है ना 60,000 हो, कल हो सकता है, कल के डेट में यस्टरडे इट वाज 1 लाख। तो ये पूरा अच्छा मापदंड नहीं होगा इसको एनालाइज करने का। इसका मतलब ये है, ये हमेशा एवरेज रिसीवेबल्स होंगे और क्रेडिट सेल होगी। अब बोलोगे सर इसमें टोटल सेल क्यों नहीं है? अरे फिर मैंने आपको बताया, क्रेडिट सेल इसलिए आएगी क्योंकि रिसीवेबल्स होते ही जनरेट क्रेडिट सेल में है। इसलिए एक होता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट, उसमें अलग से वीडियो डालूंगा। खैर वो मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जिस पीरियड का जो एक्सपेंस हुआ है, यानी मैंने अगर किसी इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंस उस पीरियड में किया है, तो वो एक्सपेंस ही उस पीरियड में बुक होगा और वो इनकम भी उसी पीरियड में बुक होगी। लेट सपोज मैंने मार्च में गुड्स बेचे, ठीक है, मैंने मार्च में गुड्स बेच दिए और मैंने मार्च में उस गुड को प्रोसेस किया, तो यानी खर्चा भी उसी महीने में किया और सेल भी उसी महीने में की, तो माना जाएगा
कि आप मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से आप उसको उसी महीने में बुक करो, एक्सपेंस और सेल। और वही मैचिंग कंसेप्ट का फिलॉसफी यहाँ लगती है, जब आप रिसीवेबल्स को मैच कर रहे हो तो रिसीवेबल्स मैच होगा टोटल सेल से नहीं, क्रेडिट सेल से। क्रेडिट सेल से ही आपके रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं। अच्छा ठीक है, तो भाई ये समझ गए हम। तो यहाँ पे टोटल सेल कभी मत डाल देना गलती से भी, टोटल सेल में कैश सेल इंक्लूड हो गई, और कैश सेल से डेटर का कोई संबंध ही नहीं है। कैश सेल आपको रियलाइज हो चुकी है, आपके बैंक में पैसा आ चुका है, तो उसको रेशियो में इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है। इवन आप अपने मार्क्स खो दोगे, 5 नंबर 10 नंबर जो भी पेपर में मिलने वाले हैं वो भी जा चुके होंगे। अच्छा ठीक है, तो एवरेज रिसीवेबल्स में डेटर, डेटर यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट हमेशा रखो, मैचिंग कंसेप्ट। ये कहाँ लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब हम अकाउंटिंग की जबरदस्त सीरीज आएगी, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं डलेगी वो, ऐसे हम वीडियो डालने वाले हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। तो अब मान लो एवरेज रिसीवेबल्स क्या होते हैं, फिर बताया मैंने एवरेज क्या होता है, लोअर प्लस हायर डिवाइड बाय 2, नहीं, एवरेज मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं, यहाँ पे ओपनिंग रिसीवेबल्स है। ओपनिंग डेटर माइनस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। साल के शुरुआत में कितने थे, साल के अंत में कितने हैं, उसको डिवाइडेड बाय 2, यानी औसत निकाल रहे हो, औसत यानी एवरेज, सिंपल। तो आपने 50 लाख 500 इंटू 365, हमारा एग्जाम्पल ये रहेगा तीनों वीडियो में। तो भाई मोटा मोटा 37 दिन, 36.5 आएगा वैसे तो, 36.5 डेज, बट यहाँ 37 दिन लिख रहे हैं। यानी तेरे को पैसा आने में, सेल्स आउटस्टैंडिंग, देखो सेल का मतलब मैंने आपको बताया, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। तो यानी ये है कि मोटा मोटा पूरे साल भर जो हमारे एवरेज रिसीवेबल थे वो थे 50 लाख, और पूरे साल की जो सेल हुई 500 लाख, 500 लाख यानी 5 करोड़। 5 करोड़ की सेल पर हमने 50 लाख के डेटर्स जनरेट करे 365 दिन के लिए। तो मोटा मोटा कितने दिन तक हमारा जो पैसा था फंसा रहा, 37 दिन तक फंसा रहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर चलो इसको एग्जांपल देता हूं, मान लो 1 जनवरी को आपने सेल करी, ठीक है, 1 जनवरी को आपने सेल करी, तो अब आपका पैसा कब रियलाइज होगा, 37 दिन बाद। यानी एक तारीख को तो तुम छोड़ दो, तो जनवरी के हो गए 31 दिन, तो एक दिन हटा दिया, यानी 30 दिन जनवरी के हो गए, और 7 दिन फरवरी के, यानी मोटा मोटा 8 फरवरी को आपका पैसा आएगा। यानी 8 फरवरी के बाद वो ड्यू हो जाएगा कि भाई अब पैसा दे दो, तुम्हारा टाइम हो गया। भाई तुमने 37 दिन बोला था, 37 दिन का मैं क्रेडिट पीरियड तुम्हें दे दिया। मोटा मोटा मान के चलो इतना उधार पीरियड तो तुम मान के दे के चलते हो। वैसे उधार पीरियड अलग होता है और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग अलग होता है। उधार पीरियड तो क्या होता है, मान लो आपने बोला भाई सुन तेरे को क्रेडिट पीरियड दे रहा हूं मैं 30 दिन का, उस बंदे की इंटेंशन अच्छी थी, उसने बोला भाई मुझे उधार चाहिए ही नहीं, एक काम करो 30 दिन का उधार मत दो, मैं तो तुम्हें 2 दिन में पैसा तुम्हारा दे दूंगा सेल्स के, तो उसने हमें पैसे दे दिए। लेकिन सेल्स आउटस्टैंडिंग ये बता रहा है मोटा मोटा पूरे साल भर आपको पैसा आने में कितना टाइम लगा। ओके, तो मैंने पूरा रेशियो आपको समझा दिया, सेल्स समझा दिया आपको, आउटस्टैंडिंग समझा दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, ड्यूज, इनकम टैक्स का ड्यूज देना है तो इनकम टैक्स की डिमांड आती है, तुरंत छापा लगता है ना घर पे, बाहर घर के बाहर ताला लग जाता है, वो उसमें मंत्र वंत्र डालते हैं कुछ साइड पता नहीं जो भी करते हैं, और मोमबत्ती लगाते हैं। जो आजकल हमने एक पिक्चर देखी शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस रजनीकांत की पिक्चर थी, आपने देखा होगा, रजनीकांत को पूरा लूट देते, क्यों, झूठ मूठ फंसाकर इनकम टैक्स का ड्यूज, ये ड्यूज वो ड्यूज, स्टैच्यूटरी ड्यूज लगा के बेचारे शिवाजी को फंसा देते हैं, वो बेचारा फंस जाता है, तो ड्यूज तो ताला लग जाता है। तो ये होता है ड्यूज, ड्यूज है बकाया, आपको देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग आप समझ गए होंगे, रेशियो समझा दिया और सेल्स आउटस्टैंडिंग सब समझा दिया। अब इसको बैंक एनालाइज कैसे करता है, वो है मेन काम। रेशियो तो आपको चैट जीपीटी बता देगा रेशियो क्या होता है। अब मेन काम है भाई इसको एनालाइज कैसे करेंगे। अगेन बोल रहा हूं, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल। अरे बाप रे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गड़बड़ है, ये बैलेंस शीट तो गड़बड़ है। तो ये चीज हम अपनी एनालाइज करेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन सीरीज में। फॉरेंसिक अकाउंटिंग मतलब आपने गड़बड़ पकड़ने के लिए आपको बैठा दिया कि गड़बड़ पकड़, तो आप फॉरेंसिक अकाउंटेंट हो, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। रेड फ्लैग्स कि क्या क्या गड़बड़ मिलती है, लेकिन मोटा मोटा मैं हर वीडियो में आपको बताते चलूंगा। तो एनालाइज कैसे करते हैं बैंक, सबसे पहले मैंने फिर बता रहा हूं, एवरेज कंपैरिजन विद इंडस्ट्री, ठीक है भाई। तो एक बात बता, तू धंधा क्या करता है, बैंक पूछा है बोरो तो धंधा क्या करता है, सर मैं तो कप बनाता हूँ। ये रहा कल वाला एग्जांपल, देखो ये देखो दोस्तों, ये कप है, मेरे भाई को गिफ्ट मिला था, इसको करीब 10 साल हो गए इस कप को, जब वो आई थिंक इसमें था 7th 8th क्लास में तब मिला था ये, 10 साल हो गए इस कप को, चल रहा है भाई बढ़िया। तो भाई कप बनाने का तू बोरोवर है, एक बात बता, तू कप बनाता है, ठीक है, चाइना माल वाला कप बनाता तू, तेरे इंडस्ट्री हो गई एक तरह से, तो रिटेल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर तो है, लेकिन तो रिटेल इंडस्ट्री है, यानी थोक के भाव से बेचता है। थोक का भाव यानी वो होलसेलर नहीं, होलसेलर तो ये होता है बड़े अमाउंट में माल बेचता है, थोक का भाव मतलब धड़ाधड़ रिटेलर, मतलब ये आया पैसा,
ये मतलब ये सेल करी ये आया पैसा, ये सेल करी ये पैसा आया। तो रिटेल इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका जो उधार पीरियड होता है ना, या फिर डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, वो कम होता है, जनरली 10 दिन 15 दिन इतना ही होता है। यानी मान के चलो, मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज रिटेल इंडस्ट्री क्या हुई, आटा चावल की फैक्ट्री, आटा चावल वालों ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर रिटेलर को बेचा। अब रिटेल की दुकान में आप गए, ठीक है, अब वो रिटेलर बैंक से लोन ले गया है। अभी बात बताओ, अब हमारे घर के पास है एक बंदा मित्तल, भाई मित्तल भाई साहब है, मित्तल भाई साहब आटा चावल बेचते हैं। तो मेरी माता जी ने कल भेजा मुझे कि जा भाई आटा ले आ, तो मैं आटा लेने गया, ठीक है भाई। तो मैंने पैसा दे दिया, ये सेल हो गई। यानी तुरंत के तुरंत उसने मुझे आटा दिया, मैंने यहाँ से 500 रुपए उसके पेटीएम कर दिए, या फिर उसको कैश दे दिया, कैश सेल या बैंक सेल जो भी मान लो। तो यानी उसने तो मुझे ना उधार दिया ना डे सेल्स आउटस्टैंडिंग हुआ। यस, रिटेल इंडस्ट्री में डे सेल्स आउटस्टैंडिंग बहुत कम होता है। अगर ये बहुत ज्यादा आ रहा है 30 दिन 45 दिन, तो ये रेड फ्लैग हो जाता है, ठीक है भाई। यानी आप इंडस्ट्री के उसके बिजनेस मॉडल को कंपेयर करोगे, ठीक है। अब उसके कंपैरिजन, यानी रिटेल मान लो वो लक्ष्मी नगर में है, अब वो लक्ष्मी नगर में बंदा है, दिल्ली में ये लक्ष्मी नगर एक जगह है, तो लक्ष्मी नगर के और रिटेलर जो हैं, यानी ये तो मित्तल था, मान लो ये अग्रवाल आ गया, ये बंसल आ गया, बंसल स्टोर, ये सारे बनिया लोग हैं और ज़्यादातर स्टोर उन्हीं के होते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं भाई साहब। तो बंसल साहब के पास गए, बंसल साहब का जो क्रेडिट पीरियड था वो 5 दिन है। अरे बाप रे, ये 5 दिन, इसका जो रिटेल जो डे सेल्स आउटस्टैंडिंग है 5 दिन के मोटा मोटा इसका पैसा आ जाता है। ये उधार पे देता होगा सामान, मान लो उधार पे सामान दे रहा है 30 दिन का, लेकिन बंदा कह रहा है भाई तो बहुत अच्छा हमारा लाला जी है, हम तुझे 5 दिन में वापस दे देंगे पैसा। तो 5 दिन पैसा आ रहा है और तू जो है वो 15 दिन लगा रहा है, तो ये भी रेड फ्लैग है। तो इस तरह से कई चीजें एनालाइज की जाती है। अब एक बात बताओ, सबसे तगड़ा रेड फ्लैग, ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीजें, ये ज्यादा कोई लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान देने वाली चीज ये है कि देखो आपकी सेल्स बढ़ रही है, मान लो सेल्स बढ़ी 5% से, यानी देखो अब आपकी सेल थी 1000 रुपए, 1000 का 5% कितना हुआ, 5 रुपए। चलो 1000 छोड़ो यार, तुम कंफ्यूजन हो जाएगी। 100 रुपए की सेल है, 100 रुपए का 5% कितना हुआ, 5 रुपए। तो अगले साल की जो सेल थी वो 105 हो गई, ठीक है। ये है फाइनेंशियल ईयर 24, यानी 24-25। अभी क्या चल रहा है, 25 अभी चल रहा है, अभी तो 26-27 चल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 25-26 करते हैं। यानी पिछले साल मार्च 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 अप्रैल 2026 तक तूने एक साल में फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपए की सेल करी। और अब मान लो अब 2027 में हम पहुंच गए, मान लो मानने में क्या जा रहा है 26-27, इस साल फाइनेंशियल ईयर में तूने 105 की सेल कर दी, यानी पिछले साल के मुकाबले तूने 5% का मार्जिन बढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन खेल क्या हुआ, ये रिसीवेबल्स बढ़ गए 15%। अरे बाप रे, जो पिछले साल थे मान लो 20%, मतलब 20 रुपए थे, यानी 100 रुपए की सेल के मुकाबले आपने 20 रुपए के डेटर जनरेट करे, मोटा मोटा, ठीक है, मोटा मोटा यानी 5 गुना, ये 20, ये आपका 1/5 हो गया, सेल्स का 1/5, सेल्स का 1/5 आपने डेटर जनरेट करे 20 रुपए, ठीक है। अब ये 20 का 15% बढ़ गया, तो 15 दूनी 3 हो गया, या 3 रुपए हो गया, तो 3 हो गया 23 हो गया। तो लो भाई 23 रुपए। यानी एक बात बता, तेरी सेल 5% से बढ़ रही है और तेरे जो डेटर हैं वो 15% से बढ़ रहे हैं, यानी जो रिसीवेबल्स हैं उनके बढ़ने की जो संख्या है, जो उनका मार्जिन है, मार्जिन यानी बीच का स्प्रेड समझ लो। आप निकालते होंगे ना, फाइनेंशियल ईयर 1 माइनस फाइनेंशियल ईयर 0 डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल ईयर 0, पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं। इस साल अगर मान लो 32 है, पिछले साल 30 था, तो इसको पिछले साल 30 से करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 30, ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसे कहते हैं मार्जिन कितने 5 से बढ़ रहा है। तो ये बात बताओ, तेरा रिसीवेबल तो 15% से बढ़ रहा है और तेरा जो सेल्स है वो 5% से बढ़ रही है, इसका मतलब खुद दिमाग लगाओ। अब ये लास्ट टॉपिक था आज का। तो ये बात बताओ, 100 रुपए की सेल थी 105, यानी 5 रुपए से सेल बढ़ी, लेकिन जो तेरे रिसीवेबल्स है वो 3 रुपए से बढ़ गए, यानी इसके कंपैरेटिव तेरे रिसीवेबल ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं 15% से। तो ये भी एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब ये है, तो धड़ाधड़ सेल तो कर रहा है, लेकिन जो तू सेल कर रहा है तो तेरा ज्यादा पैसा रिसीवेबल्स में फंसा हुआ है। तो ये भी एक एनालाइज किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में। और जब आप स्टॉक वगैरह खरीदने जाते हो रिटेल इंडस्ट्री का, एफएमसीजी का, तो आप वहाँ ये एनालाइज करते हो। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया हो। बाकी तो इसमें वैसे कुछ है नहीं। हाँ, एक कंसेप्ट और मेरे दिमाग में आया। देखो बैंक में एक कंसेप्ट है भाई, ये कंसेप्ट तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक कंसेप्ट और है, ये कंसेप्ट बहुत कॉन्फिडेंशियल है, कोई बताएगा नहीं, ये केवल बैंकर के दिमाग में होता है, बाकी इसको किसी को इससे मतलब नहीं रहता। देखो बैंकिंग में एक चीज बोलते हैं, सेल इज नॉट कंप्लीट, पूरा नहीं लिख रहा, सेल इज नॉट कंप्लीटेड व्हेन द इनवॉइस इज जनरेटेड, ठीक है। सेल इज नॉट कंप्लीटेड
व्हेन द इनवॉइस इज जनरेटेड, मतलब जब तक आप इनवॉइस जनरेट करो तब तक वो सेल नहीं मानी जाएगी until unless sales is recognized, sales is recognized only when the money is received in the बैंक अकाउंट। अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ, टाइम लग जाएगा नहीं तो इसका मतलब ये है भले ही आपने कितनी हजारों करोड़ की सेल कर दी, बैंक तब तक नहीं मानेगा उसको असली सेल जब तक आपका पैसा जो मनी है वहां से, इसलिए बोलते हैं डे सेल्स आउटस्टैंडिंग को जितना हो सके कम करो। अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा फंसा हुआ है, सामने वाले बंदे, सामने वाले पार्टी डेटर पे पैसा फंसा हुआ है। जितना ये कम होगा उतना बैंक को कंफर्ट आता है कि हाँ इस बंदे को हम लोन देते हैं वर्किंग कैपिटल का। तो जब तक बैंक के अंदर मनी नहीं आएगी रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट, जब तक बैंक के अंदर मनी नहीं आएगी, जब तक बैंक की इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होगी, तब तक बैंक को मजा नहीं आएगा। और इंटरेस्ट भी छोड़ो, जब तक आपके कैश फ्लो में कैश ही नहीं दिख रहा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जब तक आपको कैश ही नहीं दिख रहा तो आप डेटर्स दिखा के कर भी क्या लोगे, आप सेल्स दिखा के कर क्या लोगे जब तक कैश ही नहीं आ रहा। अगर कैश ही नहीं आएगा तो बैंक का आप पेमेंट ही नहीं कर पाओगे, बैंक के आउटस्टैंडिंग ड्यूज की। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रेशियोज व्हाइल एनालाइजिंग योर वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो आई थिंक सब कुछ हमने कवर कर लिया है इसमें, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारा डीएम सबके लिए ओपन है, और इसी नाम से चैनल है कायुशन कैपिटल, बहुत अच्छा चल रहा है। अब वहाँ हमें टेक्स्ट करना और वहाँ पे हम रिप्लाई देंगे, नहीं तो हमारा मेल आईडी हमने लगाई हुई है इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो हमारी मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं आप। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच।